राजस्थान का पशुधन। राजस्थान के पशुधन के बारे में हम 2 से 3 वीडियो तक पहुंच चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारे पशुधन की नॉलेज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल रही होगी। एक बार फिर आपका वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से स्वागत एंड अभिनंदन। आपको हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हमारी ये कमी है या ये प्रश्न पूछना चाहिए तो आप लोग इन्हें कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएं ताकि डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1970 के अंदर हुई। 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत वर्गीस कुरियन के द्वारा यह पहल हुई और इस पहल के अनुसार 1975 में 75 में विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई। लेकिन सन 1977 में इसी डेयरी विकास निगम को स्थानांतरित किया गया राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के रूप में, जिसकी वजह से 1970 से लेकर के 1977 के बीच जो भी कार्यक्रम हुए, जो भी योजनाएं बनी, उसको लेकर के उनके सामने रणनीति डेवलप हुई और यही कारण रहा कि गांव का जो प्रोडक्ट था, गांव का जो उत्पादन था, वह किस तरह से हम जिला स्तर पर पहुंचाएं, किस तरह से राज्य स्तर पर पहुंचाएं और जब राज्य स्तर पर यह पहुंचेगा तो उसको सेव करने के लिए किस तरह का संयंत्र स्थापित करें। तो ये जो संयंत्र स्थापित करने का जो काम हुआ वो हमारे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, जिसके अंदर हमारे राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन ने इस डेयरी विकास कार्यक्रम RCDF को त्रिस्तरीय में बदल दिया। हमारा RPSC ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं कि डेयरी विकास फेडरेशन किन स्तरों पर कार्य करता है, इसको लेकर के क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो 3 स्तर पर यह काम करता है। पहला है हमारे राज्य स्तर पर, जिसके अंदर है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कार्य करेगा। दूसरे नंबर पे जिला स्तर पर कौन सा होगा? जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ करेगा। और तीसरे नंबर पे है ग्राम स्तर और उसमें अंदर प्राथमिक दुग्ध काम करेगा। आपने देखा होगा कि हमारे गांव के अंदर छोटी छोटी डेयरियां लगी हुई है, जहां पर शाम पड़े या सुबह लोग है ना वो दूध वहां पर भरने के लिए आते हैं और वही दूध उस समय के बाद कैनों में भर करके जिला स्तर पर पहुंच जाता है और जिला स्तर पर जितना भी दूध इकट्ठा होता है तो वो जिस जगह पर कमी पड़ रही है वहां पर उसको वापस रवाना कर दिया जाता है। उस जिले की आवश्यकता के अनुसार जो दूध है उतना रहने देते हैं, उसके बाद उसको राज्य स्तर पर, जिसका मुख्यालय जयपुर है, वहां तक पहुंचा देते हैं। तो हमारे राज्य स्तर पर सिर्फ एक ही है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, लेकिन इसी राज्य स्तर पर जिस दूध का संकलन हो रहा था और वहां पर जो संयंत्र लगे हुए थे, वह संयंत्र पूरे राज्य से जाने वाले दूध के कारण वो पूरी तरह से सर्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दूध की मात्रा ज्यादा थी और संयंत्र का उत्पादन करने का जो काम था वो बहुत ही कम था, जिसके कारण इस राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने 7 दूध पाउडर के संयंत्र स्थापित कर दिए। पहला रानीवाड़ा, दूसरा अजमेर, तीसरा अलवर, चौथा जयपुर, 5वां हनुमानगढ़, 6ठा बीकानेर और 7वां जोधपुर। और इन सभी में सबसे पहले हमारे इस सरकारी डेयरी विकास ने सबसे पहले जो सबसे बड़ी डेयरी का निर्माण किया वो हमारे सांचौर में किया। कहाँ किया? सांचौर में। सांचौर के अंदर सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है और इन सेंटरों पे इस जगह पर संयंत्र को स्थापित किया और संयंत्र को स्थापित करके जो जितना ज्यादा दूध वहां पर इकट्ठा हो रहा था उसको इन सेंटरों में भेज करके दूध के पाउडर में परिवर्तन का काम शुरू कर दिया। लेकिन
हमारे इस रानीवाड़ा में, अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और जोधपुर में, जिसमें जयपुर को छोड़ करके कहीं पर भी टेट्रीपैक संयंत्र नहीं है। आप बता सकते हैं ये टेट्रीपैक क्या होता है? बताइए, टेट्रीपैक क्या होता है? इसमें भी आरपीएससी ने क्वेश्चन ले लिया। टेट्रीपैक का मतलब होता है शीतलन, यानी कि ठंडा करने वाला, साथ ही साथ एयरलेस। कौन सा? उस दूध की पैकिंग के अंदर एयरलेस दूध होता है, वो एयरलेस दूध होता है, जिसके अंदर है ना वह बहुत लंबे समय तक उस दूध को रख सकते हैं सुरक्षित तरीके से। तो सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक रखने के लिए जिस संयंत्र के अंदर ये कार्य हो रहा है, और वो हमारा जयपुर है, और जयपुर के अंदर जो ये संयंत्र है उसको हम टेट्रीपैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रीपैक संयंत्र, जो कि दूध को लंबे समय तक शीतलन करने का कार्य करती है, जिसके अंदर एयर टाइट होती है। क्या होती है? एयर टाइट होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पुरानी से पुरानी अगर कोई डेयरी है तो वो हमारी पद्मा डेयरी है, जो कि अजमेर में स्थापित है। लेकिन वह सिर्फ उस अजमेर जिले को दूध देने को लेकर के विकसित हुई थी, लेकिन ऑपरेशन फ्लड के अनुसार वंश को लेकर के, नस्ल को लेकर के, दुग्ध के उत्पादन को लेकर के, जो सरकार के द्वारा, विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा जो कार्य हुआ, जिसकी वजह से गांव-गांव के अंदर दूध की मात्रा बढ़ गई, और जब दूध की मात्रा बढ़ गई तो उस दूध को संकलन करने की समस्या आ गई, जिसके कारण हमारे राजस्थान के अंदर ये 3 स्तर डेवलप हो गए। तो अभी हमारे वर्तमान में ये जो स्तर डेवलप हुए हैं वो हमारे गुजरात के तर्ज पर हुए हैं, जिसके कारण हमारा राजस्थान है वह धीरे धीरे डेयरी विकास के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि जो पशुधन है, उस पशुधन को लेकर के ऐसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं जिसके कारण से दूध के अंदर, दूध की क्षमता में कमी आ जाती है, या वह पशु जो है वह मर जाता है। क्योंकि आज का जो युग है, उस युग के अंदर हम देखें तो हर एक पशुधन जो है वह हजारों रुपए में और लाखों रुपए के अंदर उपलब्ध हो रहा है। तो उसे बचाने का श्रेय भी हमारे राजस्थान सरकार के पशु चिकित्सक की ओर जाता है, और उन्होंने इस फेडरेशन वालों ने कौन कौन सी बीमारी होती है उसको लेकर के भी अपनी लिस्ट बनाई, और उसके अनुसार टीकों का निर्माण हुआ, और इस टीकों के द्वारा उस पशुधन को बचाया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं राजस्थान के अंदर पशुओं के रोग। पशुओं के रोग हमारे पशुधन के अंदर देखें तो हमारा पहला जो रोग है वो है गलघोटू रोग। क्या आप लोग बता सकते हैं गलघोटू रोग क्या होता है? बता सकते हैं क्या? यस, बरसात के मौसम में पशुओं के गले का सूज जाना, जिसके कारण पशु के खाने में, चारा खाने में तकलीफ पड़ती है, और धीरे धीरे वो कमजोर होकर के खत्म हो जाता है। ये जो रोग है वह वास्तव में बरसात के मौसम में ही होता है अधिकतर। क्यों? क्योंकि पानी का परिवर्तन होने के कारण और उस समय छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे जीव जंतु का जन्म होता है जिसमें वायरस भी डेवलप हो जाता है। तो देखिएगा, इस गलघोटू को लेकर के पास्ट्यूबुला मल्टोसिडा नाम का एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु इतना एक्टिव हो जाता है कि जब भी हरा चारा पशु खाता है तो ये जो जीवाणु है वह उसके गले के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं और गलघोटू रोग हो जाता है। तो इस गलघोटू जो रोग है उसको लेकर के बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं पशु विभाग के द्वारा कि चारे को थोड़ा सा है ना वो नया चारा उसको तो न खिलाना चाहिए। उसके बाद में
पानी को भी थोड़ा है ना वो गर्म करके और फिर पिलाना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, जिसके कारण मेंथियोसोल नाम की जो दवाई होती है उसको है ना वो दी जाती है। और दर्द, जो गले के अंदर जो दर्द होता है, दर्द को खत्म करने के लिए पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उसको दर्द कम हो, ताकि वो थोड़ा बहुत खा सके, क्योंकि वो जैसे ही वो मुंह हिलाएगा तो गर्दन तो पहले से ही जाम पड़ी हुई है, तो वो खा नहीं पाएगा, तो दर्द निवारक की भी दवाई इसमें दी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है खुरपका और मुंह पका रोग। खुरपका और मुंह पका रोग, तो आपने देखा होगा कि बरसात के समय में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसके खुर पक जाते हैं। दूसरा, मुंह पका जो है, यानी कि खुरों का भी पकना और मुंह का भी पकना, और ये 99% किस पशु के अंदर ज्यादा हो जाता है? ये बकरियों में सबसे ज्यादा बकरियों में हो जाता है। और स्थिति ऐसी आ जाती है कभी कभी कि उसके जो सर होते मुंह होता है वो भी बड़ा सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, हाथों के अंदर भी और उनके पाँव के अंदर भी ये स्थिति खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु जो होता है वो मर जाता है। अगर वो दुग्ध देती हुई अगर वो पशु होगा तो उसके दूध की भी इफेक्ट आ जाएगा, और अगर वो मांस वाला होगा तो उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और खत्म होगा। और ये जो खुरपका और जो मुंह पका है वो वायरस के द्वारा होता है, यह वायरस के द्वारा होता है। और उचित मेथिओनिन दवाई का यूज करके उस मुंह पका और खुर पके वाली जगह पर अगर है ना वो साफ किया जाए और उसको थोड़ा सा उचित वातावरण दे करके उसको सुरक्षित रखा जाए, तो ये 6 या 7 दिन के अंदर यह बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। अब आता है हमारा लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार होता है, ये भी पशुओं के अंदर होता है। और लंगड़ा बुखार में हमेशा पशु के अंदर क्या होता है कि उसके जो पाँव होता है वो लड़खड़ाने लग जाता है, और लड़खड़ाता जब लग जाता है जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, हीट आ जाता है, जिसकी वजह से वह खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। और यहाँ तक स्थिति बन जाती है कि आपने देखा होगा पशुओं के नाक के अंदर हमेशा लार टपकती रहती है, गीला गीला रहता है। अगर पशु का नाक अगर सूख जाए तो किसी भी कंडीशन में वो पशु जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करने का काम पशु के नाक के अंदर से जो लसी का द्रव्य जो टपकता रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो लंगड़ा बुखार होता है उसके अंदर होता क्या है कि एक तो उसका शरीर होता है वो अपंगी जैसा हो जाता है, लड़खड़ाने लग जाता है, और उसकी नाक जो होती है उसके अंदर जो लसी का द्रव्य है वो सूखने लग जाता है और शरीर पूरा गर्म होने लग जाता है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा पशु चिकित्सालय के अंदर जाना चाहिए और पशु चिकित्सक से राय लेकर के, और प्रति वर्ष उस इस बीमारी को लेकर के BQ नाम का टीका, BQ नाम का टीका लगाना चाहिए। और दूसरा, उसको दर्द न हो उसको लेकर के पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द न हो उसको लेकर के पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरपीएससी ने इन पशुओं के रोगों को लेकर के भी क्वेश्चंस लिए हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में ले लिए हैं। कहीं फट दे करके आ गया, मान लो खुर पका मुंह पका तो हमको मालूम है, लंगड़ा बुखार के बारे में मालूम है, लेकिन सर्रा है, केटल फीट है, इस तरह की जो चीजें हैं उसके अंदर हमको नॉलेज नहीं होता है। कभी कोई दवाइयों के बारे में पूछ लेता है तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सर्रा। ये जो सर्रा है वो हमारे स्थानीय भाषा में सर्रा कहते हैं, बाकी इसका जो बोटनिकल जो नेम है वो है ट्रिप्नोसिमिस एसिस। यानी कि सर्रा जो है वो एक ऊंटों के अंदर और घोड़ों के अंदर ये रोग होता है, ऊंटों के अंदर व घोड़ों के अंदर रोग होता है। और इस रोग की बड़ी विशेषता होती है, और ये है कि जब ऊंट को ये रोग लग जाता है ये 3 साल तक रहता है, 3 साल तक चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ऊंटों की जो त्वचा होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है, ऊंट की जो शरीर की जो त्वचा होती है वो सूख जाती है। और अगर वो घोड़े को लग जाती है तो घोड़ा है ना वो धीरे 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 कमजोर होता जाता है। उसको कितनी भी खुराक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो वापस मजबूती की ओर आता नहीं है, शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। और ऊंट जो होता है उसके है ना शरीर जो होता है वो एकदम पतला होकर के इसकी जो चमड़ा होता है वो एकदम सूख जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर है ना वो जो वायरस काम कर रहा है वो है ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई नाम का जो वायरस होता है, उसके द्वारा ये ऊंटों में और घोड़ों के अंदर ये रोग डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए भी सरकार के द्वारा इंजेक्शन विकसित किए गए हैं, और जो जो भी ऊंट पालक या घोड़े को पालने वाले जो लोग हैं उनको है ना वह ये सावधानी रखते हुए ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया भी था, ऊंटों के पालने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बताइए जी। रेबारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबारी बोलते हैं। यस, गुड। अब आता है हमारे यहाँ पर
बेब्रोसियोसिस यानी कि कैटल टिक फीवर, कैटल टिक फीवर, और इसको हम यहाँ पर बॉटनिकल नेम में बोलेंगे बेब्रोसियोसिस। और ये जो फीवर है, ये जो बुखार है, वो हमारे पशुओं के चिचड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हमारे स्थानीय भाषा के अंदर इसको कतिरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतिरे या गनोड़े। ये जो होते हैं, जब उस पशु को चूसते रहते हैं, तो उसको है ना वो कैटल टिक फीवर का रोग हो जाता है कि अंदर के अंदर ही बुखार शुरू हो जाता है और ब्लड की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी दूध देने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। उसके है ना वो पाचन संबंधी समस्या डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ वो इतना कमजोर हो जाता है कि इस कैटल टिक फीवर से है ना वो मर भी सकता है। तो इस कैटल टिक फीवर को लेकर के यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाना चाहिए, वो है ट्राइक्विन का इंजेक्शन, जो कि हर 6 महीने में लगाना चाहिए, हर 6 महीने में लगाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट हमारे, और वो जो रोग है वो है सरड़िया, सरड़िया रोग। और ये जो सरड़िया रोग जो है वो भेड़ों के अंदर होता है, भेड़ों के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर उभर के आया था, और वो था कि भेड़ों को पालने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जिस तरह से ऊँटों को पालने के लिए व्यक्ति को हमने क्या बोला था? रहबारी। तो भेड़ों को पालने के लिए क्या बोलते हैं? बोल बताइए। हाँ बताइए देखन, कौन बताएगा? भेड़ों को पालने वाले व्यक्ति को गायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायरी। ये कास्ट है एक प्रकार की, लेकिन वास्तव में भेड़ों को पालने को वाले व्यक्ति को बोलते हैं गायरी, और ऊंट के पालने वाले व्यक्ति को बोलते हैं रेबारी। हाँ, तो भेड़ के बारे में बात हो रही है। भेड़ जो है उसको क्या बोलेंगे? गायरी। यस चलेगा। अब होता है हमारा मुर्गी, और मुर्गी को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण एक रोग होता है, वो होता है हमारा रानीखेत। रानीखेत जिसके अंदर मुर्गी जो होती है वो पल भर के अंदर पूरी फार्म का फार्म खत्म हो जाता है। तो इस मुर्गियों को लेकर के भी है ना वो पानी के अंदर दवाइयाँ दी जाती है, जिसके कारण मुर्गी को बचाया जा सके, और अधिकतर ज़्यादा जहाँ पर गर्मी है उस जगह को, उस गर्मी वाले स्थान को है ना वो संतुलित वातावरण व तापमान दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पशुओं के अंदर मुख्य मुख्य रोग हैं गलगोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ा बुखार, सर्रा, बेबियोसिस एंड कैटल फिट फीवर, सरड़िया और रानीखेत। तो इन रोगों को आप खास करके ध्यान रखिएगा, ताकि है ना वो जब भी एग्जाम में अगर इन रोगों के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आता है कि हमारे राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सालय यानी पशु विश्वविद्यालय यानी कि जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। राज्य का पहला प्रथम जो पशु चिकित्सालय जो विश्वविद्यालय बना था वो हमारे बीकानेर के अंदर ही बना था। अब आइए हम आगे की ओर देखते हैं। हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पानी में रहने वाला जीव, वो भी हमारे इस पशुधन को लेकर के ही आता है, और वो है मछली। कौन सी है? मछली। तो मछली को लेकर के राजस्थान में मात्र एक मत्स्य महाविद्यालय है, वो कहां पर है? मछली को लेकर के राज्य का एकमात्र महाविद्यालय कहां पर स्थित है? बताइए जी सर। मत्स्य महाविद्यालय। ये हमारे 4 बार आरपीएससी ने क्वेश्चन ले लिया है। कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने, कहीं देखा हो आप लोगों ने गाइड्स के अंदर, है कोई आइडिया? मत्स्य महाविद्यालय जो है वो हमारे राजस्थान का मात्र एक है, और वो है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना हुई है। और मत्स्य बीज को लेकर के कितने फार्म है? फॉर्म कितने फॉर्म है बताइए दिकन, बीजों को लेकर के?
बताइए बांसवाड़ा में है क्या कोई? क्या नाम है? हमारे है ना वो एक फॉर्म तो है हमारे बांसवाड़ा के अंदर, भीमपुरा, जिसे हम भीमपुर भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा फॉर्म बना हुआ है और वो है हमारे उदयपुर के अंदर, और वो है हमारा जयसमंद। इन दो जगह पर बीज फार्म्स बने हुए हैं, जबकि हमारे राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के जलाशय उपलब्ध हैं, जिसमें उदयपुर, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा है। उदयपुर, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा के अंदर जो है, भीलवाड़ा के अंदर और वो बीज फार्म है जिसका नाम है गुवड़िया। और ये जो गुवड़िया जो फार्म है वह ग्राम समिति के द्वारा संचालित है, ग्राम समिति के द्वारा संचालित हैं। और ये जो तीनों जो हैं ये हमारे गवर्नमेंट के हैं, लेकिन प्राइवेट फर्म भी हैं, निजी, और निजी को लेकर के हमारे यहाँ पर जो है वो है हनुमानगढ़, और भरतपुर में कार्यरत है निजी। और ये जो मत्स्य बीज को लेकर के मत्स्य बीज पालक मत्स्य पालक विकास बोर्ड के द्वारा वर्तमान में 15 मत्स्य बीज सेंटर हैं, मत्स्य बीज सेंटर हैं, मत्स्य बीज सेंटर हैं। तो हमारा एक जो आगे का जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर किस जिले को मत्स्य विकास को लेकर के गोद लिया हुआ है? बांसवाड़ा जिले को। किसको लिया है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा को जो गोद लेने वाली जो विश्वविद्यालय है उसका क्या नाम है? बताइए दिगन। बांसवाड़ा को मत्स्य को लेकर के विकास करने को लेकर के गोद लिया है, जो कि हमारे नीली क्रांति को लेकर के डेवलप हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि बांसवाड़ा को जो मत्स्य को लेकर विकसित करने को लेकर जो गोद लिया गया है, वो गोद लेने वाली विश्वविद्यालय कौन सा है? याद हो तो? मेरीन विश्वविद्यालय बॉम्बे। मेरीन विश्वविद्यालय बॉम्बे ने बांसवाड़ा को गोद लिया हुआ है, बांसवाड़ा को गोद लिया हुआ है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि राजस्थान के अंदर अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है? अश्व प्रजनन केंद्र जोहड़बीट बीकानेर में है। और दूसरा केंद्र कहां पर है? पहला तो जोहड़बीट बीकानेर में है, दूसरा कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में अश्व प्रजनन केंद्र। अब हमारे यहाँ पे जो डेयरी के बारे में मैं बात कर रहा था, तो डेयरी को लेकर के आहार संयंत्र कहां स्थापित किए? आहार संयंत्र कहां स्थापित किए हुए? डेयरी विकास को लेकर के पशु के लिए आहार संयंत्र कहां स्थापित किए हुए? देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं।
मंडोर, जोधपुर, लालगढ़, बीकानेर, नदबई, भरतपुर, तबीजी, अजमेर। और ये जितने भी ये आहार संयंत्र जो बनाए हैं वह बनाने वाला कौन है? RCDF के द्वारा, RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा आहार संयंत्र की स्थापना हुई है। मंडोर, जोधपुर, लालगढ़, बीकानेर, नदबई, भरतपुर और तबीजी, अजमेर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हमारे यहां पर है ना वो ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ? किस सन में? ऑपरेशन फ्लड 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 सुनते जा रहे हैं अपन। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? 1974 के पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। 1974 के अंदर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। आप बता सकते हैं कि केंद्रीय भेड़ व ऊन संस्थान जो अविका नगर है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र जो है वह 1962 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में स्थापित की गई थी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जो बीकानेर के अंदर डेवलप किया वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कौन सी पंचवर्षीय? सातवीं परियोजना के अंतर्गत यह विकसित हुआ था। तो आइएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं ना आपको बता दी गई है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि लूनी नदी, क्योंकि हम राजस्थान के मेलों के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेना कि आपने वास्तव में जाके पढ़ा है नहीं पढ़ा, घर पे जाकर उसको टोटल नहीं टोटला। लूनी नदी पर प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा आयोजित होता है? हाँ बताइए। लूनी नदी पर प्रसिद्ध पशु मेला, यस, मल्लीनाथ पशु मेला जो कि लूनी नदी पर लगता है। तो इस तरह से हम है ना वह आपको थोड़ी बड़ी सी बातें बताई है। अब एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा मैं, और वो ये है कि बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? बकरी के मांस को चेवड़ी, चेवड़ी या चेवड़ी बोलते हैं। तो छोटा छोटा सा मैंने आप लोग को ये नॉलेज दिया है। एक बार फिर आप सभी का वीर कोचिंग क्लासेस के आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हैं ना वो और छोटी छोटी डीप बातों के अंदर जाएंगे, आप क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ताकि हम उसका आंसर दे सकें। और जितने भी हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक के अंदर पशु के बारे में लिखा हुआ है उसको जरूर अध्ययन करें ताकि बहुत सारी बातें आ जाएं। 22 तारीख को हम लोग शाम की 5 बजे मनोविज्ञान की लाइव क्लास हम लेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस हम तक प्रेषित कीजिए ताकि हम आपको उचित उत्तर दे सकें। हमारा अंतिम कोटेशन, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली
सक्सेसमैन।